हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर 5 में हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन कुछ इस तरीके का है। अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि जब हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो एसिडिक नेचर की बात हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर कभी भी वहां पर नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इसी तरीके के कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टर्म रिलेटेड होगा किससे, डिसोसिएशन कांस्टेंट से। ठीक है, तो चलिए जरा बात करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का RC डबल बॉन्ड O और ये क्या आया, OH आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में रखा। जब एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये एसिड है, ये अपना H+ इसको दे देगा। ठीक है ना, H+ जैसे देगा तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O- और ये किस में आ जाएगा, H3O+। ठीक है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर हम इस रिएक्शन में किसकी वैल्यू रखें, K इक्विलिब्रियम की, तो आपको पता है K इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है, यहाँ पर आप देखते हो क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है कि नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अब हम इसी के टर्म में इसको लिख लें अगर, तो क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम या ये आपका K है इज इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट साइड है तो ये आ गया RCOO- और ये कैसा आ गया, H3O+। ठीक है, यहाँ पर जब देखेंगे तो ये आपके सामने है क्या बेटा, इस जगह पर आप देखोगे तो रिएक्टेंट साइड क्या हो गया, RCOOH और ये क्या हो गया, वाटर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें, और चेंज किस तरीके से करेंगे चलो जरा देख लेते हैं। चेंज यहाँ पर करें कि ये H2O को मैं इधर ले आऊं, तो इस वाले स्टेप में जरा देखिएगा क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम इनटू कितना हो जाएगा, H2O, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOO- ये आ गया क्या, H3O+। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCOOH लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो वैल्यू है, आपको पता है वाटर की तो फिक्स्ड अमाउंट होती है। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, Ka लिख सकते हैं। Ka बराबर क्या हो जाएगा, RCOO- और ये आ गया क्या, H3O+। ठीक है, डिवाइडेड बाय RCOOH। यहाँ पर ये जो Ka आया है बच्चों, हम इस Ka को क्या बोलते हैं, यही Ka हमारा कहलाता है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहलाता है। यानी कि हम Ka से देख सकते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू, क्योंकि देखो एसिड है, वाटर में जब डाला जा रहा है तो ये डिसोसिएट कर रहा है। मतलब अगर हम देखेंगे तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ने पर हम कहेंगे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी Ka की वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं, एक तो ये आपके सामने हो गया, देखिए। ठीक है ना, दूसरा अगर हम Ka को चेंज करते हैं तो देखो Ka को चेंज करते हैं किस तरीके से, जरा देख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, चलो ध्यान देना यहीं पर। आगे बात करेंगे, अगर हम Ka को समझें और जाने तो Ka को कैसे समझने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। Ka को समझने के पीछे आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर Ka, तो Ka जो है अगर ये नेगेटिव लॉग में आ जाए तो यही नेगेटिव लॉगरिथम में जब लिखा जाए तो इसी को क्या बोला जाता है, बोलो बेटा, pKa। अब मैं आपको बता दूं, pKa के टर्म में नेगेटिव लॉग हो गया ना, तो नेगेटिव लॉग आप समझ सकते हो कैसे। यहाँ पर अब इसी टर्म को हम रिलेट करते हैं, कैसा,
अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, नेगेटिव आयन या एनायन बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। एक तो ये पॉइंट निकल कर के आ गया कल वाले लेक्चर से। अब pKa और Ka में हम देखा जाए तो हम प्रेफर किसको करते हैं, pKa को प्रेफर करते हैं। तो pKa को प्रेफर किस तरीके से करेंगे जरा देखिएगा, pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके एसिडिक नेचर, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर Ka क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो ये आपके पास में है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं तो बात करूं pKa वैल्यू की, तो बेटा एसिटिक एसिड की जो pKa वैल्यू होती है वो होती है 0.23, ठीक। और वहीं पर फेनॉल की बात जब करते हैं तो 4.19 होती है, जो किसकी वैल्यू 4.19 यहाँ पर देखा जाए तो pKa वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं क्या, अगर pKa वैल्यू बढ़ रही है तो pKa वैल्यू बढ़ने पर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर जो होगा वो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। यहीं पर अगर pKa वैल्यू घट रही है तो कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, बोलो यार, Ka वैल्यू बढ़ेगी, तो एसिडिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, आप इसको pKa और Ka की वैल्यू से निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी अभी बोला एसिडिक एसिड की जो होती है, एसिटिक एसिड की कितनी हो जाती है, 0.23 हो जाती है। दूसरी बात एसिटिक एसिड के बाद फेनॉल की कितनी हो जाती है, बोलो बच्चों, फेनॉल की हो जाती है वहीं पर क्या 4.19। तो pKa वैल्यू ज्यादा किसकी हुई, फेनॉल की, फेनॉल की वैल्यू ज्यादा हुई और एसिटिक एसिड की कम हुई। तो आप अंडरस्टूड है यहाँ पर pKa वैल्यू ज्यादा मतलब एसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फेनॉल से। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, इसका एग्जांपल आप देखो ना, जो मैंने बताया CH3COOH है ना, और दूसरा क्या है वहीं पर है फेनॉल, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फेनॉल है, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला। यानी कि ये जो नेचर आप देख रहे हो ना, ये नेचर कौन सा इसका है, ये इसका है बच्चों एसिडिक नेचर। अभी समझ में आ गया ना, ये कैसा नेचर हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनमें से अगर मैं कहूँ pKa वैल्यू कितनी है, तो इसकी pKa वैल्यू, ठीक है ना, pKa वैल्यू, तो pKa वैल्यू में बताओ pKa वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी, CH3COOH की कम हो जाएगी, किससे, फेनॉल से। अभी समझ में आ गया ना। तो ये pKa वैल्यू का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसी pKa वैल्यू से आपने क्या निकाल लिया, इसका एसिडिक नेचर निकाल लिया है, एसिडिक नेचर निकाल लिया। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होना, ठीक है ना। किसका होना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होना। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसी कैटेगरी में अपनी बात को समझ लेते हैं और अपनी बात को ध्यान कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। आपको ये कंटेंट पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन proportional to the stability of negative ion proportional to the acidic strength। ओके बच्चे, ये देखो तुम्हारे सामने मैंने एक कॉन्सेप्ट लिख दिया है, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसी को हम लोग समझ लेते हैं। आपके पास में जरा देखिएगा बेटे, ये है C डबल बॉन्ड O का, यानी ये O माइनस पार्शियल है, ये O माइनस पार्शियल है। यहाँ पर इस तरीके से ये चार्ज होता है, ठीक है ना, डीलोकलाइज होता है ना, तो मैंने हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बना दी। इसके साथ अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। और अगर यहाँ पर देखो बेटा, ये ग्रुप दो तरीके का हो सकता है। अगर ये ग्रुप कैसा हो जाए, इलेक्ट्रॉन
विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला हो जाए, या फिर कैसा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए। तो जरा देखो बेटे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, तो मान लो मैंने यहीं पर एग्जांपल लिख लिया, क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, माइनस, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ठीक है ना। ये देखिए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचने पर इन दोनों पर चार्ज जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज अगर कम होगा तो चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी बढ़ गई अगर, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बोलो यार, बढ़ जाएगा। अभी समझ में आया। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दें, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है बच्चों, कैसा ग्रुप है, बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात अगर करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देते जैसे पहले मैंने लिखा था, ठीक है। देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है इस कार्बन से, O माइनस, तो ये तुम्हारे सामने देखो हाइब्रिड बन गया। ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, तो जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। जब चार्ज बढ़ जाएगा तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, कम हो जाएगी। तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा इसका, बोलो यार, कम हो जाएगा। अभी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मोस्टली कैसे होते हैं, प्लस आई वाले होते हैं, माइनस आई वाले होते हैं। कैसे होते हैं, माइनस आई वाले होते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लस आई वाले होते हैं। यानी जब भी कभी इस तरीके से नेगेटिव आयन पर कैसा लगेगा, माइनस आई ग्रुप लगेगा, तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो एसिडिक नेचर को भी बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा तो चार्ज बढ़ेगा, और बेटे अगर चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी मतलब एसिडिक नेचर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कुछ यहीं पर मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं कौन कौन से, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। विथड्रॉइंग ग्रुप मैं इसमें लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर मैं इसके नीचे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सबसे पहले कुछ जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सबसे पहले देखो CF3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद कौन सा होता है, NO2। उसके बाद बोलो कौन सा है, CN। फिर कौन सा है, बोलो बेटा, हैलोजन। हैलोजन के बाद कौन सा है, फेनिल है। तो ये आपके सामने देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्या लिख दिए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लिख दिए। अब हैलोजन में अगर देखोगे तो सबसे पहले कौन, फ्लोरीन, फिर कौन, क्लोरीन, फिर कौन, ब्रोमीन, और सबसे कम कौन सा होता है, आयोडीन होता है, ठीक है ना। तो इनको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब हम लोग यहीं पर देखने जा रहे हैं कि अगर इनको अटैच करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देता हूं, आपको बताना होगा यहाँ पर कि किस तरीके से एसिडिक नेचर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन से देखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलो ध्यान देना, ये आप समझ चुके होंगे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आ जाओ बेटा, जल्दी से इन पर एग्जांपल करते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जांपल्स की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की, देखते हैं कितने लोग उसको बता ले जाते हैं, कितने लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हम बात करने जा रहे हैं, आप बताइएगा, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो पहले क्या करो, इनका नेगेटिव आयन बना दो। नेगेटिव आयन बनाया तो ये देखो COH आ गए। अब यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा,
ये प्लस आई और माइनस आई दोनों शो करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। इसको हम लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि दोनों इफेक्ट अपना कैंसिल आउट कर देगा। इसका नेगेटिव आयन बनाया तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया कैसा O माइनस। अब यार ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, बोलो यार ये प्लस आई है, तो प्लस आई कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर यहाँ पर आपने किसका लिखा, स्टेबिलिटी का। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का, ठीक है ना, किसका, एसिडिक नेचर का। अभी बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ रहा है, आप जल्दी से बताइए। अगला एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, CF3COOH, यहां पर मैंने लिखा क्या, NO2CH2COOH, और ये यहां पर आ गया ClCH2COOH। इन तीनों में एसिडिक नेचर आप बताओगे। सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग इफेक्ट किसका होता है, CF3 का, फिर किसका होता है NO2 का, उसके बाद किसका होता है, बोलो बेटा Cl का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, और सबसे कम इस वाले का हो जाएगा। अगला एक एग्जांपल देखिएगा बेटा, यहाँ पर जल्दी से। अगला जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है, FCH2 COOH Cl CH2 COOH Br CH2 COOH। बताइए इन तीनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा F, क्योंकि यहाँ पर इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट उससे कम, इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट उससे कम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक नेचर का। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाइएगा। तो अगला जो एग्जांपल है वो देखिएगा जरा, CH3 CH2 CH Cl COOH, फिर आया ये CH3 CH Cl CH2 COOH। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हो जाएगा, ये देखिए विथड्रॉइंग इफेक्ट वाला है, ये नेगेटिव आयन के पास फील्ड इफेक्ट लगाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पास है, ये थोड़ा सा दूर हो गया, ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये वाला हो गया। अब आप देख सकते हो, आप इस नेचर से या Ka से या विथड्रॉइंग इफेक्ट से आप लोग यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हो। एक ऑर्डर मैं और भी देता हूँ, एक और भी एग्जांपल है, चलो जरा देखते हैं कितने लोग उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तैयार हो भाई, ठीक है ना, बताइएगा। यहाँ पर हो जाएगा Cl3C COOH, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिएगा क्या, Cl2 CH COOH, फिर है Cl CH2 COOH। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा, जिसमें ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप है वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी को वो बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग अकॉर्डिंग टू द NCERT आप Ka के टर्म में, pKa के टर्म में, और तो और यहाँ पर विथड्रॉइंग ग्रुप एंड डोनेटिंग ग्रुप के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप क्लियर कर चुके हो। ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हम लोग इसकी एसिडिक नेचर को पढ़ते हैं, ठीक है, जहां पर मैंने बताया था कि Na से रिएक्शन हो सकती है, NaOH से रिएक्शन हो सकती है, और तो और देखा जाए तो NaHCO3 और Na2CO3 से रिएक्शन हो सकती है। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ को खत्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस को डिस्कशन करते हैं।